जय हिंद भाई, नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में ज्योग्राफी में अपन ने कौन सा पढ़ लिया था? मानसून पढ़ रहे थे अपन ना। भारत का मानसून है, मानसून अपन ने पढ़ा था कि मानसून को दो भागों के अंदर बांटकर पढ़ा जाता है। याद है? भूल गए ना? जिक आपकी साइंस की क्लास होनी थी, लेकिन साइंस की जगह जिक्के की, जिक्के वाले की जगह साइंस की हो जाएगी भाई तुम्हारी। इंटरचेंज हो गई है। तो इसमें देखो अपन मानसून पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। मानसून हाँ, मानसून आपको बताया था मैंने कि मानसून को दो भागों के अंदर बांटकर पढ़ेंगे आप। दो भाग कौन कौन से बताए थे आपको? एक को तो कहा जाता है, पहला जो भाग है भाई उसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। पहला भाग कहलाता है ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन वो है जो गर्मियों के अंदर आता है भाई। इसी ग्रीष्मकालीन मानसून को आपने एक और नाम से पढ़ा था। दूसरा इसको क्या कहा जाता है ग्रीष्मकालीन मानसून को? या इसको बोल देते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून ये आपको बताया था। इस मानसून से वर्षा जो होती है भारत के अंदर, ग्रीष्मकालीन मानसून से कुल वर्षा का 75% वर्षा जो है वो इसी मानसून के द्वारा भारत के अंदर होती है, वो हमने पढ़ा था। इसके बाद ध्यान रखेंगे आप कि इसका दूसरा जो भाग है वो अपन ने पढ़ा था कि इसको बोलते हैं शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून कौन सा होता है? जो सर्दियों के अंदर आता है भाई। या इसको क्या बोल देते हैं शीतकालीन मानसून को? इसको उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून। या इसका एक नाम और बताया था मैंने आपको, इसको कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था भैया। इसके बाद ध्यान रखना, हमने ऋतुएं पढ़ी थी कि जो ग्रीष्मकालीन मानसून है इसकी दो ऋतुएं होती हैं भाई। एक को तो कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु, और दूसरी होती है इसके अंदर वो होती है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु मतलब रेनफॉल सीजन। और एक और आपको ध्यान रखनी है जो है इसके अंदर शीतकालीन मानसून भी दो ऋतुओं के अंदर बांटा जाता है। इसमें कहा जाता है एक तो शीत ऋतु, शीत ऋतु, और दूसरी जो होती है इसके अंदर वो होती है बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन या ऑटोमन सीजन भाई। बसंत ऋतु। ठीक है, दो ऋतुएं हैं शीत ऋतु की, दो ऋतुएं हैं ग्रीष्म ऋतु की। ऋतुओं के हिसाब से अपने को पढ़ना है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है भाई, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? ये तो मार्च के लास्ट में मतलब ये स्टार्ट हो जाती है। तो मार्च से लेकर आप ध्यान रख सकते हैं इसमें मार्च, अप्रैल और मई। मार्च, अप्रैल और मई की जो ऋतुएं हैं ये लगभग क्या कहलाती हैं? ग्रीष्म ऋतु कहलाती हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे वर्षा ऋतु जो होती है ये कब होती है? वर्षा ऋतु होती है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये 4 महीने जो है भारत में ये वर्षा ऋतु के कहलाते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के भाई। इसके बाद जो शीत ऋतु है ये बताया आपको। शीत ऋतु जो होती है ये कब होती है? ये नवंबर, दिसंबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी लास्ट, फरवरी जो होती है, फरवरी के और मार्च की जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु कहलाती है ना। फरवरी और मार्च का कुछ हिस्सा आ जाता है उसमें। तो ये इस तरह से आपको जो है बसंत ऋतु को आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मेन ये तीन ध्यान रखनी, इन तीनों ऋतुओं के अंदर क्या होती है, वर्षा भारत के अंदर। तो मानसून के अंदर अपने को वर्षा पढ़नी है। सबसे पहले इसके अंदर आप पढ़ेंगे वो है ग्रीष्म ऋतु। भाई गर्मियों की ऋतु में वर्षा कैसे होती है वो जानते हैं। देखो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, तीन ऋतुएं पढ़नी है। बसंत ऋतु इसमें आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ग्रीष्म ऋतु आप लोग पढ़ोगे। भाई ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, गर्मियों की ऋतु के अंदर इस समय हवा जो होती है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, और गर्म हवा के अंदर जो मॉइस्चर मिलता है, आर्द्रता जब मिलती है गर्म हवा में, आर्द्रता मिलने के कारण क्या होता है, तेज़ हवाओं के साथ, तेज़ तूफान के साथ ये वर्षा होती है। और इस मानसून पूर्व की वर्षा को प्री मानसून की वर्षा भी कहा जाता है। मानसून पूर्व की वर्षा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये बात ही इसमें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो बात इसमें ध्यान रखनी है कि गर्म हवाओं में आर्द्रता मिलने के कारण, भाई आर्द्रता मतलब मॉइस्चर, आर्द्रता मिलने के कारण तेज हवाओं द्वारा वर्षा होती है। तेज तूफान आते हैं, तेज हवा चलती है, भाई इसमें तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है। और जो ये ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, आप लोग ध्यान रखें, ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को मानसून पूर्व की वर्षा भी कहा जाता है। तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसे मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है। मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है भैया। प्री मानसून या मानसून पूर्व कहलाएगा ये। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखोगे इसमें मानसून पूर्व की वर्षा के अलावा इससे जो क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में वो ये बनता है कि मानसून पूर्व की वर्षा को किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है ना। राज्यों में नाम क्या है इसका वो आपसे पूछा जाता है भाई। तो इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। किन नामों से जानते हैं वो देखो। पहले तो आप लोग ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र और केरल, ये जो दो राज्य हैं, इन दोनों राज्यों में इसे कहा जाता है आम्रवृष्टि, मैंगो शावर। मैंगो शावर या आम्रवृष्टि बोलते हैं। क्यों? आम्र का मतलब है आम, मैंगो मतलब आम, क्योंकि ये आम की फसल के लिए उपयोगी होती है, आम की फसल के लिए सहायक होती है, इसलिए इसको मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें कि एक राज्य और ध्यान रखो आप इसमें, वो है कर्नाटक। कर्नाटक जो है, इस कर्नाटक में कहा जाता है इसे चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम या इसको बोल देते हैं कॉफी वृष्टि। कॉफी वृष्टि इसे कहा जाता है क्योंकि कॉफ़ी की फसल के लिए उपयोगी होती है। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें कि एक राज्य और जो है बंगाल। बंगाल में जो इस वर्षा को कहा जाता है वो कहा जाता है काल बैसाखी। और आपके पेपर के लिए ये बंगाल वाला जो है यही इम्पोर्टेंट है भाई, यही पेपर में ज़्यादा पूछता है। काल बैसाखी के नाम से कहाँ जाना जाता है इसको? तो पश्चिम बंगाल या बंगाल का जो राज्य है अपना, उसमें कहा जाता है, क्योंकि ये तेज़ हवाओं के साथ खूब वर्षा होती है, इसलिए वहाँ की जो फसलें होती हैं उनको नुकसान पहुँचाती है भाई। ये नुकसान पहुँचाती है, इसलिए क्या बोल देते हैं, काल बैसाखी। और बैसाख के महीने में होती है मोस्टली, इसलिए काल बैसाखी के नाम से जानते हैं इसको। इसके अलावा एक ध्यान रखेंगे आप, अपना जो पूर्वी भारत है भाई, पूर्वी भारत है, इसमें कहा जाता है इसको नॉर्वेस्टर।
नॉर्वेस्टर कहा जाता है। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखोगे इसमें, वो है असम। असम में इसको चाय वृष्टि कहा जाता है, टी शावर या चाय वृष्टि बोल देते हैं, या असम में इसका एक नाम और भी है, असम में इसको, ये दिख रहा है क्या, चेंज करते हैं भाई, या इसको बोलते हैं बारदोली छिड़ा। बारदोली छिड़ा के नाम से भी इसको जानते हैं असम के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बारदोली छिड़ा आ जाए, चाहे वर्षा आ जाए, एक ही बात है। तो अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है, इन नामों से ही आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है, बंगाल में। नॉर्वेस्टर कहाँ कहा जाता है, पूर्वी भारत में। बारदोली छिड़ा कहाँ कहा जाता है, असम में। आम्रवृष्टि कहाँ कहा जाता है, महाराष्ट्र और केरल में। आम्रवृष्टि वाला क्वेश्चन ये आपके पेपर में आया भी हुआ है पहले भाई, है ना। ये एसएससी के अंदर भी काफ़ी बार पूछा गया है, हरियाणा के पेपरों में भी इसको पूछा जाता है, अलग अलग पेपरों में ये आते हैं क्वेश्चन इसके। या टेबल बनाकर दे देगा आपको, एक साइड राज्यों के नाम या स्थान के नाम, एक साइड वर्षा के नाम, इनको सही मैच करो या इनमें से मिस मैच कौन सा है, उस प्रकार से आपसे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु से इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। मेन जो वर्षा होती है अपने भारत के अंदर वो होती है वर्षा ऋतु के अंदर, है ना। तो मेन अपने को जो पढ़नी है वो पढ़नी है वर्षा ऋतु भाई। वर्षा ऋतु में कौन कौन सी कैसे वर्षा होती है वो समझो। देखो तो अगला हो जाता है इसमें वर्षा ऋतु। इसको समझना है आपको ना, इसमें समझनी है सारी बातें जो आपको एक बार है क्या। देखो मैं ये मानता हूँ कि आपने पिछली क्लास देख रखी है और सारी चीज़ें आपको पता है, तो पता है तो आपको इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे अपना ये भारत है मान लो, और भारत के नीचे वाले भाग में से होकर बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर यहाँ से क्या होता है, भूमध्य रेखा गुजरती है। ये 0 डिग्री देशांतर है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे भारत के अंदर तापमान बढ़ेगा भाई, गर्मी का मौसम जब भी आएगा, गर्मियाँ जब बढ़ेगी तो गर्मी में क्या होगा, भारत के इस क्षेत्र का टेम्परेचर जो होगा, तापमान जो होगा वो बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से यहाँ का जो वायुदाब है, ये वायुदाब क्या हो जाएगा, हमारे देश का कम हो जाएगा। वायुदाब अगर कम होगा तो उसी वजह से क्या होता है, हवाएं जो होती हैं महासागर के ऊपर से वो भारत की ओर मुड़ना स्टार्ट कर देती है। यहाँ जैसे जैसे वायुदाब कम होगा, आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर क्या होता है, डोलड्रम का क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा के आसपास। हवाएं जब पड़ी थी तो आपको डोलड्रम पढ़ाया था, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में होता है ये। तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध का जो डोलड्रम वाला हिस्सा होता है, यहाँ वायुदाब कम बनना स्टार्ट कर देता है। तो कम वायुदाब होता है तो ये डोलड्रम वाला हिस्सा क्या होता है, ऊपर भारत की ओर खिसकना स्टार्ट कर देता है। भारत की ओर जब ऊपर खिसकता है ये, तो यहाँ पर बिल्कुल वायुदाब जो होता है कम हो जाता है भारत में। इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा जून गर्म होगा वर्षा उतनी ज़्यादा होती है भारत के अंदर भाई। तो जून में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वायुदाब घटेगा। और होता क्या है, हमने जब हवाएं पड़ी थी तो आपको बताया था मैंने कि जो ये व्यापारिक पवनें जो होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध वाली व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो ऐसे चलती है भाई, इस तरह से चलती हुई आती हैं, वो अपने लेफ़्ट साइड मुड़ती हुई आती है। ये हाथ लेफ़्ट होता है तो इस साइड लेफ़्ट साइड मुड़ती हुई आएंगे भाई, इस साइड ये। लेकिन जैसे ही ये हवाएं जो होती हैं, ये हवाएं जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेगी, भूमध्य रेखा पार करने के बाद क्या होगा, ये हवाएं अपने राइट साइड मुड़ना स्टार्ट कर देंगी ऐसे। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि ये जो हवाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट साइड मुड़ती है। तो जैसे ही भूमध्य रेखा को पार किया, इन हवाओं ने क्या किया, व्यापारिक पवनों ने भारत की ओर मतलब या राइट साइड मुड़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से राइट साइड जब ये हवाएं मुड़ेंगी तो इस अरब सागर के ऊपर से ये बहती हुई आएंगी, और अरब सागर के ऊपर जब बहेंगी तो ये हवा भूमध्य रेखा के आसपास चलने के कारण क्या होती है, गर्म होती है। और हवा जितनी ज़्यादा गर्म होती है, उस हवा के अंदर नमी को धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, नमी को अपने साथ उतना ही साथ लेकर जाएगी। इसीलिए क्या होता है, गर्मियों में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में आपके कपड़े देरी से सूखते हैं। कारण ये होता है गर्मियों में हवा जो होती है उसमें नमी नहीं होती है, नमी नहीं है, इसीलिए वो हवा क्या है, गर्म है।
और जब वो गर्म हवा हमारे कपड़ों के अंदर से जाएगी तो कपड़ों की नमी को अपने साथ लेकर चली जाती है, इस वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सर्दियों में हवा पहले से ही क्या होती है, ठंडी होती है, और ठंडी हवा जो होती है उसमें नमी को धारण करने की क्षमता कम होती है, इसलिए सर्दियों में कपड़े देरी से सूखते हैं। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, गर्मियों में जब आप कूलर चलाते हैं भाई, कूलर में पानी डाला जाता है, कूलर में पानी डालकर आप कूलर चलाते हैं, तो जब तक आप पानी नहीं डालेंगे तब तक वो कूलर क्या होता है, गर्म हवा फेंकता है। जैसे ही आपने पानी डाला तो उस पानी के अंदर से वो हवा गुजर कर आती है, पानी चला दिया आपने, तो अपने साथ वो नमी लेकर आएगी, और नमी लेकर आएगी तो हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो जिस हवा में नमी ज़्यादा होती है वो हवा ऑटोमेटिकली ठंडी होती है भाई वो, और नमी ना होती है, नहीं होती, वो हवा क्या होती है, गर्म होती है। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास चलती है, तो यहाँ गर्मी अधिक है तो ये हवा गर्म होती है। गर्म हवा क्या करती है अपने साथ, इस अरब सागर के ऊपर से जब ये बहकर आती है तो अपने साथ ये नमी लेकर आती है भाई। नमी जब ये हवा लेकर आएगी तो भारत की ओर बहेगी, तो इस साइड से भारत में जो प्रवेश करेगी हवाएं मानसून की, इन्हीं को मानसूनी हवाएं बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है दिशा बदल देती है अपनी है। इस साइड से जो हवा प्रवेश करेगी, इन हवाओं को क्या बोलते हैं आप, इन हवाओं को बोलते हैं अरब सागर की शाखा। पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने कि दो शाखाएं होती हैं इसकी, एक अरब सागर की शाखा होती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की। तो यहाँ से जो प्रवेश कर रही है हवाएं, इनको अरब सागर की शाखा कहा जाता है। अब ये जो हवाएं इस साइड मुड़ी हैं, ये हवाएं जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बह रही होंगी इस तरह से, तो इनको भी क्या दिखेगा, इनको भी यहाँ इस साइड जो है वो वायुदाब कम दिखेगा, और हवाएं क्या होती है, हमेशा कम वायुदाब की ओर चलती है। तो ये हवाएं इस तरह से बंगाल की खाड़ी से ऊपर से बहते हुए ये इस साइड से भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है भाई। जो हवाएं यहाँ से प्रवेश करती है भारत में बंगाल की खाड़ी से, इन हवाओं को आप क्या बोल देते हैं, इन हवाओं को बोल देते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा भाई, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है ये। तो इस तरह से हवाएं जो बह रही हैं भारत की ओर, ये बहती हुई हवाएं जो होती हैं ये भारत के अंदर आकर सबसे पहले कौन से राज्य में प्रवेश करेगी, तो यहाँ सबसे नज़दीक इन हवाओं के कौन सा राज्य आएगा, हमारे केरल। तो इस केरल के अंदर ये हवाएं प्रवेश करती है, कब करती है ये, 1 जून के दिन फिक्स होता है ये, 1 जून को मानसून की हवाएं जो हैं केरल के तटों से टकराती है भाई। अगर सब कुछ नॉर्मल रहे तो ये 2-3 दिन प्लस या 2-3 दिन माइनस हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो सही टाइम है वो क्या होता है इनका, 1 जून को। तो जून से मानसून स्टार्ट हो जाता है। अब जून में जैसे ही हवाएं केरल के अंदर आएंगी, तो हमने पहाड़ी वाले चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद है, तो भारत में क्या है, यहाँ पर इस तरफ ये पहाड़ियाँ हैं भाई, इन पहाड़ियों को क्या बोलते हैं आप, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, और इस तरफ जो पहाड़ियाँ हैं इनको आप बोलते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। तो एक साइड पश्चिमी घाट है, एक साइड पूर्वी घाट है। तो ये हवाएं जब इस साइड से एंटर करती है भारत में, तो इन पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराकर ये हवाएं इस साइड केरल के अंदर वर्षा करती है। अब ये पहाड़ियाँ अगर ना होती पश्चिमी घाट वाली, तो केरल के अंदर वर्षा शायद ये इस प्रकार से ना हो पाती। क्यों, हवाएं जब तक चलती रहेंगी तब तक वो वर्षा नहीं करेगी। हवा जो है ये अगर रुकेंगी, इनको सामने कोई रोकने वाला होना चाहिए, तभी ये हवाएं क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। और हवाओं को आप तो रोक नहीं सकते कि हवा के सामने खड़े हो जाए इस प्रकार से आकर कि यार रुक जा, मेरे से टकरा कर वर्षा कर दे। हवाएं तो वायुमंडल में ऊंचाई पर चलती है, तो हवाओं को रोकने का काम कौन करती है, पहाड़ियाँ करती हैं। अब पहाड़ियाँ जब हवाओं को रास्ते में आ जाती है, तब वो बादलों का निर्माण करती है और उसके वर्षा होती है। कैसे होती है वो भी आप लोग समझो इसके अंदर। मान लो यहाँ कोई पर्वत है, पहाड़ी है मान लो ये, और कोई हवा चल रही है, मान लो इस साइड से आ रही है ये हवा ऐसे, जब तक ये पहाड़ी नहीं आएगी तब तक ये हवा चलती रहेगी इस प्रकार से। लेकिन पहाड़ी के पास आने से क्या होगा, इस पहाड़ी के अंदर से तो ये जा नहीं पाएगी, तो हवाएं क्या करती है, इस पहाड़ी के साथ ढाल के साथ साथ ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देती है। और जब हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो इनका तापमान कम होने लगता है। पहले ये गर्म है, मान लो ये नमी को अपने साथ लेकर आती है, जब ये पहाड़ के साथ साथ ऊपर की ओर जाएगी तो ऊपर की ओर जाने से तापमान क्या होगा, इनका कम होगा। और तापमान घटने से क्या होता है, यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। संघनन किसको बोलते हैं, कंडेंसेशन। संघनन की प्रक्रिया एक होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया, 2 होती है ये। वाष्पीकरण आप लोगों ने सुना होगा सबने। वाष्पीकरण किसको बोलते हैं, जब पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में
ऊपर की ओर उठता है तो वो प्रक्रिया तो क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। और जब ऊपर की ओर जाता रहेगा वाष्प और एक टाइम के बाद वो ठंडा होकर जब वापस पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदलना स्टार्ट कर देता है तो वाष्प का वापस पानी में बदलना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। पानी का वाष्प में बदलना तो वाष्पीकरण है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। वाष्पीकरण क्या होता है, पानी का वाष्प में बदलना। ये वाष्पीकरण कहलाता है। और संघनन क्या होता है, इसका उल्टा होता है, वाष्प का पानी में बदलना। भाई वाष्प का पानी में बदलना। उल्टी प्रोसेस होती है। और वाष्प पानी में कब बदलेगा, जब वाष्प को ऊपर ऊंचाई पर जाएगा, तापमान कम होगा, तब ये क्या होता है, वापस पानी में बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, मान लो कोई बर्तन है आपके पास, इस बर्तन में पानी है मान लो, इस पानी में इसको गर्म करने के लिए नीचे मान लो आपने आग जलाई है, आग जलाई है मान लो इसके नीचे, तो पानी गर्म होगा। ये गर्म होने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आप लोग देखोगे तो पानी जो है गर्म होने के बाद, उबलने के बाद इसके अंदर से वाष्प निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे गर्म वाष्प ऊपर की ओर निकलेंगे मान लो। अब आपने देखा कि पानी गर्म होकर सारा ऊपर की ओर उड़ता हुआ जा रहा है। हमने क्या कर दिया, इस पानी को रोकने के लिए इस पानी के बर्तन के ऊपर मान लो हमने यहाँ एक ढक्कन लगा दिया। इस प्रकार से ढक्कन लगाने के बाद क्या होगा, वाष्प ऊपर की ओर नहीं जा पाएगा। और उस ढक्कन को आप हटाकर देखोगे थोड़ी देर के बाद, तो उस ढक्कन के ऊपर क्या होगा, आपको पानी की छोटी छोटी बूंदें बनी हुई मिलेंगी। अब ढक्कन के ऊपर पानी कैसे आया, तो ये संघनन के द्वारा आया है। वाष्प जो हुआ उसके ऊपर, बर्तन के ऊपर रुककर ढक्कन के ऊपर उसने वापस पानी में बदलना शुरू कर दिया। तो जब पानी गर्म होकर ऊपर उड़ रहा था वो तो वाष्पीकरण था। ढक्कन के ऊपर उस वाष्प को वापस पानी में बदलना जो हुआ वो क्या कहलाया, वाष्पीकरण कहलाया, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, यहाँ पर तापमान घटेगा और तापमान घटने से क्या होगा, इनका वाष्पीकरण मतलब संघनन स्टार्ट हो जाएगा। वाष्प जो था इनके अंदर वो पानी में बदलना शुरू हो जाएगा, पानी की छोटी छोटी बूंदें बनेगी। और ये जो पानी की बूंदें हैं इन्हीं को आप क्या बोल देते हैं, बादल बोल देते हैं। तो यहाँ बादलों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा पीछे की साइड में। तो इस साइड क्या होगा, खूब अच्छी खासी वर्षा होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस साइड पानी की बूंदें वो इतनी भारी हो जाती है कई बार कि वो और ऊपर नहीं जा पाती तो वर्षा के रूप में वो नीचे की ओर गिरती है। भई ये इसी को आप वर्षा बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ और, जब ये हवाएं जो हैं, जब ये हवाएं इस पहाड़ी को ऊपर तक आ जाएंगी, पार कर लेंगी मान लो चोटी तक, वापस फिर नीचे की ओर उतरना स्टार्ट करेंगी। ये नीचे की ओर जब हवाएं उतरना स्टार्ट करेगी तब इनका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो अब संघनन नहीं हो पाएगा। संघनन नहीं हो पाएगा तो इस साइड वर्षा नहीं हो पाएगी, बादलों का निर्माण नहीं हो पाएगा भैया। तो जैसे पहाड़ी का एक हिस्सा तो ये होता है जिस साइड खूब अच्छी खासी वर्षा होती है, पहाड़ी का दूसरा हिस्सा ये होता है इस साइड वाला जहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ये वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है जिस साइड वर्षा नहीं हो पाती है। भाई जिस साइड वर्षा होती है, बादल बनते हैं, वो वर्षा वाला क्षेत्र, और जहाँ वर्षा नहीं हो पाती है पहाड़ी के जिस ढाल के साइड, वो कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया इसको बोलते हैं। भाई तब इसको यहाँ से समझो आप लोग, इसको यहाँ समझो। देखो जब ये हवाएं इस साइड से प्रवेश कर रही हैं भारत के अंदर, तो यहाँ अपना पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जो होती हैं वो इनको टकराएंगी, टकराकर हवाएं क्या करती हैं, यहाँ रुक जाती है, बादलों का निर्माण करती है और केरल में अच्छी खासी वर्षा करती है। केरल में जो पहली वर्षा होती है मानसून की, उस वर्षा को कहा जाता है मानसून विस्फोट, इसको मानसून विस्फोट बोलते हैं। भाई तो क्वेश्चन आ जाए, मानसून ब्लास्ट या मानसून विस्फोट की घटना भारत में कहाँ होती है, तो केरल में होती है। मानसून विस्फोट का मतलब होता है मानसून की जो पहली वर्षा होती है उस पहली वर्षा को ही मानसून विस्फोट के नाम से जानते हैं, जो कि केरल में होती है। इसके बाद यहाँ बीच में कुछ थोड़ा स्थानों पर गैप आता है, उन गैप से क्या होता है, ये हवाएं यहाँ भारत के अंदर प्रवेश करती है। भाई तो यहाँ आगे आने के बाद क्या होता है, आगे वाले हिस्से में आने के बाद यहाँ विंध्यन और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। भाई तो इन पहाड़ियों से टकराकर क्या होता है, ये हवाएं इस दक्कन के पठार वाले भाग में इस साइड वर्षा करती है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक पहाड़ी और है इस साइड, इस पहाड़ी को आप क्या बोल देते हैं, जो गुजरात से अपने दिल्ली तक फैली हुई है,
ये अरावली की पहाड़ी है भाई। तो आप बताओ क्या बंगाल की ये अरब सागर से जो एंटर करती है हवाएं, क्या ये बंगाल की ये इस अरावली की पहाड़ियों को टकरा कर क्या वर्षा कर पाएगी यहाँ पर? तो यहाँ ये हवाएं वर्षा नहीं कर पाएंगी। क्यों? कि अरावली की पहाड़ी जिस डायरेक्शन में स्थित है ये उसी डायरेक्शन में हवाएं चल रही हैं। अरावली अगर ऐसे होती यहाँ पर तो क्या होता है, अरावली की पहाड़ियों को टकराती है हवाएं और ये वर्षा कर देती है इस साइड। अब क्या होता है, इसके साइड में से निकल जाती हैं हवाएं, आगे वर्षा नहीं कर पाती हैं। ये आगे छोटी मोटी जो पहाड़ियाँ हमने पढ़ी थी उनसे टकरा कर क्या होता है, ये पहाड़ियाँ यहाँ हवाएं यहाँ वर्षा करती है। सबसे ऊपर क्या होता है फिर? सबसे ऊपर यहाँ हिमालय पर्वत है भाई। तो लास्ट में जाकर क्या होता है, ये हवाएं जो इस साइड से एंटर की हिमालय से टकराती है और इस उत्तर भारत के एरिया के अंदर वर्षा करती है। पंजाब हरियाणा का जो एरिया है यहाँ ये वर्षा कर पाती है। और जो यहाँ से हवाएं एंटर की थी भारत के अंदर बंगाल की खाड़ी से, तो यहाँ मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियाँ हैं, आपने पढ़ी थी, गारो, खासी और जयंतियाँ। इन तीनों पहाड़ियों से टकराकर ये हवाएं यहाँ वर्षा करती है और यहीं पर क्या है, मानसीन राम है। इसी मानसीन राम में क्या होता है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है भाई। तो मानसीन राम जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय के अंदर, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये हवाएं यहाँ से आगे बढ़ती है, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में वर्षा करते हुए इस साइड बढ़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वर्षा की मात्रा घटती चली जाएगी। यहाँ जो पंजाब का क्षेत्र है भाई, पंजाब एक ऐसा राज्य है, हरियाणा पंजाब जो है, जिसमें दोनों शाखाएं वर्षा करती हैं। इस साइड से अरब सागर वाली हवाएं भी यहाँ पहुँचेगी और इस साइड से बंगाल की खाड़ी वाली भी यहाँ पहुँचेगी। दोनों हवाएं यहाँ आकर पंजाब के अंदर वर्षा करती है। अपना हरियाणा भी उसी का पार्ट है एक प्रकार से। तो क्वेश्चन आ जाए, किस राज्य में अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों हवाएं शाखा करती है, तो दोनों शाखाएं वर्षा करती है, तो पंजाब में भाई, है ना। हरियाणा आ जाए ऑप्शन में तो हरियाणा ठीक कर देंगे, उसके अंदर दोनों एक ही बात मानी जाती है। इसके बाद सबसे ऊपर जो हमारा शहर है यहाँ पर वो है लेह। लेह तक जाते जाते क्या होता है, लद्दाख की राजधानी है ये, लेह तक जाते जाते इन हवाओं के अंदर नमी की मात्रा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो लेह में क्या होता है, सबसे कम वर्षा होती है भाई। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछ ले भारत में आपसे तो कौन सा बताओगे, लेह भाई। तो इस तरह से ये हवाएं जो है भारत के अंदर वर्षा करते हुए आगे बढ़ती है। आप एक चीज़ बताओ, जब इस साइड से ये हवाएं भारत के अंदर प्रवेश कर रही है, मैंने बताया कि केरल के अंदर वर्षा कर देगी, यहाँ पर ये अच्छी खासी वर्षा करेगी। केरल के इस साइड कौन सा राज्य है, दूसरा ये तमिलनाडु। तो क्या इन हवाओं के द्वारा तमिलनाडु में वर्षा हो पाएगी? तमिलनाडु में तो वर्षा नहीं हो पाएगी। तमिलनाडु तो क्या हुआ, इस पश्चिमी घाट के पीछे की साइड हो गया। पश्चिमी घाट को टकरा कर इस साइड तो वर्षा करेंगी हवाएं, लेकिन उस साइड वर्षा नहीं कर पाएंगी। तो तमिलनाडु क्या हुआ, वृष्टि छाया नगर बन गया भैया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ असम का एक शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी भी क्या है, पहाड़ी के दूसरी साइड स्थित है भैया। इस साइड से हवाएं एंटर करती है, पहाड़ियों के पीछे की साइड है। तो इस साइड तो अच्छी खासी वर्षा होती है, दूसरी साइड वर्षा नहीं हो पाती है। तो गुवाहाटी भी क्या है, एक प्रकार का ये वृष्टि छाया नगर ही कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इसके अंदर भाई। अब लिखने वाली जो बातें हैं जो आपको नोट करनी है इसके अंदर, वो देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना भाई, जिसके समझ में नहीं आई ये बात कोई। तो इसमें जो लिखनी है चीज़ें, हमें जो नोट डाउन करनी है वो देखो इसके अंदर, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में आप लोग ध्यान रखेंगे कि लिखेंगे वर्षा ऋतु में भारत का वायुदाब कम होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके भारत की ओर मुड़ती है भाई। भारत की ओर मुड़ती है। अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे आप कि
एक ध्यान रखेंगे कि ये हवाएं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से हुई। बंगाल की खाड़ी से होकर भारत में प्रवेश करती है भाई। भारत में प्रवेश करती है। दूसरी बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है इसके अंदर, वो ये है कि ये दिख रहा है क्या, चेंज करते हैं। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि मानसून 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। अभी 1 जून को सबसे पहले लिख लेंगे, 1 जून को सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। तथा केरल में होने वाली पहली वर्षा मानसून विस्फोट कहलाती है भाई। मानसून विस्फोट कहलाती है। तो प्रश्न आ जाए, मानसून विस्फोट की घटना कहाँ होती है? केरल के अंदर होती है भाई। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी देखो ये जो मानसून है ये एंटर कहाँ से हो रहा है अपने भारत के अंदर? ये एंटर हो रहा है इस दिशा से, इस तरफ से। तो ये जो दिशा ये कौन सी होती है? दिशाओं को अगर आप समझोगे तो यहाँ इस साइड जो होती है ये होती है दक्षिण और इस साइड होती है पश्चिम। इसीलिए इस मानसून को क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है भाई। तो दक्षिण पश्चिम मानसून दिशा के हिसाब से इसको बोला जाता है। तो इस दक्षिण पश्चिम मानसून से कौन से राज्य में वर्षा नहीं होती वो भी आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती। तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती भाई इससे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें कि जो गुवाहाटी है भाई, गुवाहाटी रेन शैडो एरिया या वृष्टि छाया नगर कहलाता है। वृष्टि छाया नगर कहलाता है। अच्छा, और इसमें आपको ध्यान रखना है, और क्या बातें बताई थी आपको? हाँ, मानसिन राम कहाँ पर है? ये मेघालय। मेघालय में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है भाई। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। अच्छा, सबसे कम वर्षा पूछे आपसे तो आप बताओगे भारत के अंदर लेह में। विश्व की नहीं है, भारत की है, ध्यान रखना। ये
भारत में सबसे कम वर्षा, लेह में होती है भाई, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन हवाओं के अंदर जो नमी होती है, नमी की मात्रा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है अभी भारत में। बर्फ़ गिरती है वो अलग बात है, लेकिन सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा और बर्फ़ गिरना दो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखो, भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती कितनी है? भारत की औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज रेनफॉल जो है अपना ईयरली या एनुअली, वो कितना है? 118 सेंटीमीटर भाई। और इसको अगर विश्व के साथ तुलना करें भाई इसकी, तो विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है विश्व में? तो विश्व की औसत वार्षिक वर्षा जो होती है ये होती है 100 सेंटीमीटर। तो भारत में क्या होता है, कंपेयर अगर करें आप तो विश्व से अधिक ही होती है ना, लगभग ठीक अच्छी खासी वर्षा होती है भारत के अंदर। अच्छा, और आपको ध्यान रखना है, मानसून पूछे कितने समय तक सक्रिय रहता है भारत में? तो मानसून जो है ये भारत में 120 दिनों तक 120 दिनों तक सक्रिय रहता है। अभी बताया था आपको वर्षा ऋतु में 4 महीने बताए थे आपको। 120 दिन किन किन महीनों के हो जाते हैं ये? जून से शुरू होता है भाई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है ये क्या है? 120 दिन है, 4 महीनों के 120 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा। और इन्हीं 4 महीनों को क्या बोल देते हैं? चौमासा बोल देते हैं ना। 4 महीने क्या कहलाते हैं? चौमासा बोलते हैं। चौमासा लग गया तो वर्षा ऋतु को ही चौमासा बोलते हैं वैसे अगर देखा जाए तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर हमें। और आप लोग ध्यान रखोगे इसमें, और क्या बात रह गई हमारी? बस ये चीज़ें इसमें ध्यान रख लेनी है आपको भाई। वर्षा ऋतु अब होती किन हवाओं से? ये व्यापारिक पवनों के द्वारा वर्षा होती है। और व्यापारिक पवनें भी वो जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भारत की ओर चलने लग जाती है भाई। अच्छा, इसके अलावा इस मानसून वाली जो वर्षा है वर्षा ऋतु के अंदर, इसके ऊपर 2 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है भाई। 2 हवाएं हैं, एक का नाम तो है एल नीनो, एक हवा का नाम है एल नीनो, एक हवा है ला नीनो। एल नीनो और ला नीनो ध्यान रखेंगे आप। एल नीनो, ला नीनो जो है ये दोनों की दोनों हवाएं जो हैं भाई ये कहाँ चलती है? तो पहली बात तो एल नीनो जो है ये क्या है? एल नीनो एक गर्म हवा है भाई, और जो ला नीनो है ये क्या है? एक ठंडी हवा है। ठीक है सर। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि चलती कहाँ पर है। एल नीनो जो है ये चलती है प्रशांत महासागर में, और ला नीनो कहाँ चलती है? तो ला नीनो भी चलती है प्रशांत महासागर में। दोनों प्रशांत महासागर की है कहने का मतलब। अच्छा, इनको क्यों पढ़ना है गुरुजी? तो इनको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इन दोनों हवाओं का भारत के मानसून के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव ये पड़ता है कि यदि किसी मौसम में कभी साल एल नीनो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, गर्म हवा, तो ये क्या करेगी? ये भारत के मानसून को कमज़ोर करती है भाई। ये भारत के मानसून को कमज़ोर करती है। दोनों एक साथ नहीं चलती है, या तो एल नीनो ज़्यादा प्रभावी होती है या ला नीनो। जिस साल एल नीनो का प्रभाव अधिक हो जाएगा तो उससे क्या होगा? भारत का जो मानसून है वो वीक रहेगा, कम वर्षा होगी। ला नीनो उल्टा है, जिस साल ला नीनो अधिक प्रभावी होगी भाई, है ना, ला नीनो का प्रभाव बनेगा अधिक, तो ला नीनो क्या करेगी? ये भारत के मानसून को मजबूत करती है भाई। भारत के
मानसून को मजबूत करती है। तो ये चलती कहाँ पर है, कैसे चलती है, इनको आप समझेंगे एक डायग्राम से भी ना। एक डायग्राम से इनको समझ लो क्या है, कहाँ चलती है, क्या इनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन याद रखना एल नीनो और ला नीनो दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों प्रशांत महासागर की है। एल नीनो गर्म है, ला नीनो ठंडी हवा है। एल नीनो कमज़ोर मतलब कमज़ोर करेगी मानसून को, ला नीनो मजबूत करती है। ला नीनो को ला से याद कर लो, मानसून को लेकर आती है, लेकर आती है मतलब मजबूत ही करेगी, लाएगी तो ये, ठीक है। एल मतलब ये नहीं लाती है। क्या है देखो, ये थोड़ा सा समझो इसको। इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्ल्ड के मैप को ध्यान रखना पड़ेगा हमें। वर्ल्ड का मैप, जैसे यहाँ एक महाद्वीप है, आप मान लेते हैं ये एक महाद्वीप मान लो, उत्तरी अमेरिका, ये इस तरह से है ये। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नीचे की साइड भी एक महाद्वीप और है। इस महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीपों के इस तरफ ये जो महासागर है, इस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। और यही पेरू, इक्वाडोर जो ये देश है, इन्हीं देशों के आसपास ही हवा चलती है। एक एल नीनो है, एक ला नीनो है। ऊपर का जो महाद्वीप है ये कहलाता है उत्तरी अमेरिका। नीचे वाला जो महाद्वीप है ये कहलाता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। तो अपना भारत कहाँ पर है? तो भारत अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पता है कि इस साइड क्या है, ये यूरोप महाद्वीप है भाई, इस तरह से ऊपर मान लेते हैं। ये बीच में नीचे यहाँ आ गया, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और अपना भारत आ जाता है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। रफली अपन एक मैप बनाया, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया भाई। ऊपर है यूरोप, यहाँ है एशिया और ये है भारत। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी कि यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के नीचे से व्यापारिक पवनें आती हैं यहाँ से ऐसे, और ये जब भूमध्य रेखा को पार करती है तो ये भारत की ओर मुड़ती है, और यही हवाएं क्या करती हैं, भारत में वर्षा का कारण बनती है। भारत की तरफ क्यों मुड़ती है ये? क्योंकि भारत में क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है भाई, इस वजह से ये भारत की ओर मुड़ती है। गर्मियों में लो प्रेशर बन जाता है ये। लेकिन आप ध्यान रखो, अगर इस हिस्से में मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो है एक हवा चल रही है जिसका नाम है, मान लेते हैं एल नीनो। एल नीनो क्या है? एक प्रकार की ये गर्म हवा है। एल नीनो गर्म है। अब मान लो कि यहाँ पर एल नीनो चलना स्टार्ट हो गई है, इस एरिया में एल नीनो नाम की हवा चल रही है, मान लो यहाँ पर इस, और ये गर्म हवा है। गर्म हवा है जिसका मतलब क्या करेगी, तापमान को ये बढ़ा देगी। यहाँ का गर्म हवा चलेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ का जो वायुदाब है भाई, यहाँ का वायुदाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, एक तो भारत में कम वायुदाब बनता है मान लो इसमें जून जुलाई अगस्त के आसपास, और एक यहाँ एल नीनो चलने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का वायुदाब भी क्या हो गया, कम हो गया। अब जो व्यापारिक पवनें यहाँ भारत की ओर मुड़ रही थी, उनमें से कुछ हवाएं क्या होती हैं, भारत की ओर ना मुड़कर वो किस साइड आ जाएंगी, ये हवाएं ये यहाँ पर एल नीनो की सक्रिय होने की वजह से यहाँ आ जाएगी, और यहाँ इस एरिया में वर्षा करना स्टार्ट कर देगी ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर, है ना। ये चीज़ लिखी थी आपने, है ना। ये जो एल नीनो है ये एक प्रकार की गर्म हवा हो जाती है भाई।
ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, गर्म हवा है और ये यहाँ के वायुदाब को क्या कर देती है, बढ़ा देती है ये। तो यहाँ के वायुदाब को कम कर देगी, सॉरी कम कर देगी, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इस साइड आ जाएंगी हवा, इस साइड आएंगी तो भारत के मानसून के ऊपर क्या पड़ेगा, इसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ का मानसून क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। ये जो व्यापारिक पवनें भारत की ओर जानी चाहिए थी, वो व्यापारिक पवनें किस साइड आ जाएंगी, इस साइड, क्योंकि यहाँ पर गर्म हवा चल रही है और गर्म हवा चलने की वजह से यहाँ का वायुदाब कम हो गया है। अब इसका उल्टा अगर समझो आप लोग, दूसरी हवा हमने पढ़ी कौन सी, ला नीनो। अब ला नीनो को लेकर आते हैं भाई। मान लो यहाँ एल नीनो नहीं चल रही है, अब कौन सी हवा आ गई है इस एरिया में, ला नीनो चल पड़ी। मान लो ला नीनो क्या है, एक प्रकार की ठंडी हवा है। ठंडी हवा होने की वजह से ये क्या करेगी, यहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देगी, ये कम कर देगी। जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो यहाँ का जो वायुदाब है, वायुदाब क्या हो जाएगा, यहाँ का ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, जबकि भारत में क्या बना होता है, लो प्रेशर। तो अब देखो जो हवाएं इस साइड आ रही थी, अब वो भी हवाएं क्या करेंगी, हाई प्रेशर से किस साइड जाएंगी, वो लो प्रेशर की ओर जाएंगी, कि लो प्रेशर भारत की ओर बन जाता है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ जाएंगी हवाएं ये। तो जब ये सक्रिय होती है ला नीनो, तब तो क्या होता है, इस एरिया की हवाएं भी किस साइड चल पड़ती है, भारत की ओर। तो मानसून क्या होता है हमारा, बढ़िया रहता है। लेकिन अगर ये ला नीनो ना चलकर अगर एल नीनो चल पड़ी, तो इस साइड वाली हवाएं भी किस साइड आ जाएंगी, इस साइड, क्योंकि यहाँ का वायुदाब कम हो जाएगा। तो ये दोनों हवाएं ध्यान रखनी है आपको, है ना। और दोनों की दोनों क्या है, ये ईसा मसीह की पुत्रियां मानी जाती है, एल नीनो ला नीनो जो हवाएं हैं ये, और मानसून के ऊपर प्रभाव डालती है ये। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसमें कर लोगे, ये करने पड़ेंगे भाई, है ना, इलाज नहीं है कोई। तो इसमें इतना ही है वर्षा ऋतु वाले के अंदर भाई। अब अपना दूसरा भाग जो बच जाता है तीसरा, वो है शीत ऋतु। इस शीत ऋतु को समझते हैं। देखो शीत ऋतु, सर्दियों में वर्षा क्यों होती है, इसको समझते हैं आप। सर्दियों के अंदर क्या होता है, ये जो अपना यहाँ भूमध्य सागर है ना, यूरोप और एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये जो पानी का एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। और सर्दियों में क्या होता है, इस भूमध्य सागर से एक चक्रवात उठता है जिसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ नाम का चक्रवात जो होता है, ये यहाँ से उठता है और यहाँ पर हवाएं चलती हैं इस भूमध्य सागर के ऊपर से भारत की तरफ भी, यहाँ पर ऐसे। और जो ये हवाएं चल रही हैं इस साइड, इन हवाओं को कहा जाता है जेट हवाएं। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो है, इन जेट हवाओं के साथ कहाँ आ जाता है, ये भारत की ओर आता है भाई, ये जेट हवाएं। तो ये जेट हवाएं इस साइड चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इन जेट हवाओं के साथ यहाँ जो चक्रवात बनता है पश्चिमी विक्षोभ, ये भारत की ओर आता है। और भारत में जो ये पूर्वी, जो उत्तरी राज्य है अपने, उत्तर भारत का जो हिस्सा है, इस उत्तर भारत में ये हवाएं क्या करती हैं, वर्षा करती है यहाँ पर आकर भाई। पूरे भारत में नहीं होती सर्दियों में वर्षा, कहाँ होती है, उत्तर भारत में। यहाँ भारत के ऊपर से आने के बाद क्या होता है, ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से मुड़कर यहाँ इस साइड आती हैं भाई। और यहाँ राज्य कौन सा है अपना, तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ पूर्वी घाट को टकराकर ये पहाड़ी, ये हवाएं जो है वर्षा करती हैं ये। तो दक्षिणी भारत का सिर्फ एकमात्र राज्य है तमिलनाडु, जहाँ सर्दियों में वर्षा होती है और कहीं नहीं होती। बाकी कहाँ होती है, उत्तर भारत में, अपने राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, इन राज्यों में तो वर्षा हो पाती है सर्दियों में। दक्षिणी भारत का सिर्फ एक राज्य तमिलनाडु है जो वर्षा प्राप्त करता है सर्दियों वाली भाई। तमिलनाडु में गर्मियों में वर्षा नहीं होती है, तमिलनाडु में सर्दियों में शीतकालीन मानसून वर्षा करता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है जो अपन ने ये पढ़ा है, शीत ऋतु वाला जो मानसून है भाई। शीत ऋतु में क्या होता है, ध्यान रखेंगे आप कि भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ, या इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ को जेट हवाएं भारत की ओर लाती है भाई। दूसरा आप लोग इसमें ध्यान रखोगे कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण
पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है भाई। उत्तर भारत तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है। दक्षिणी भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है, तमिलनाडु भाई, है ना, और किसी राज्य में वर्षा नहीं होती है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों से टकराकर ये वर्षा होती है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें कि ये जो शीतकालीन वर्षा है, इस शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है और अपने हरियाणा में क्या कहा जाता है। शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में मावट कहा जाता है भाई। अपने हरियाणा में भी क्या बोलते हैं, इसको मावटी बोलते हैं। हरियाणा में और राजस्थान में मावटी कहा जाता है। और ये मावट जो होती है, ये मावट जो है भाई, ये रबी की फसलों के लिए उपयोगी होती है। रबी की फसलें जो अपने खेतों में बोई गई है अभी अभी ना, सरसों है, गेहूं है, अगर ये मावट अच्छी खासी हो जाए तो फसलें भी अच्छी होती हैं अभी ना, रबी की फसलों के लिए उपयोगी होती है। ये रबी की फसलों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। तो इस शीत ऋतु की वर्षा में सिर्फ ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो सर्दियों में वर्षा होती क्यों है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठता है, भूमध्य सागर से। किन हवाओं के सहारे भारत में आता है, जेट हवाओं के सहारे भारत में आता है। दूसरा, दक्षिणी भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु बताओगे भैया ना, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में आप क्या बोल देते हैं, मावट बोल देते हैं। ठीक है, शाबाश भाई। आगे देखो, इसमें जेट हवाओं की एक बात और ध्यान रखनी है आपको। जो जेट हवाएं हैं, इनसे भी प्रश्न बन जाता है पेपर में भाई। जेट हवाएं, पहली बात तो जेट हवाएं जो हैं, इनसे एक पॉइंट ध्यान रखेंगे आप कि जेट हवाएं जो हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं भाई। पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। दूसरा, जेट हवाएं जो हैं भाई ये 27 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच में चलती है भाई। 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य में चलती है। ठीक है, इसका मतलब, इसके अलावा ध्यान रखना कि जेट हवाएं जो हैं ये हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल में 12,000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है भाई। 12,000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखो इसमें जेट हवाओं से कि गर्मी जो होती है भाई, गर्मियों में जो इनकी स्पीड होती है वो तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम होती है। इनकी गति होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड है ये, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने यहाँ जो तूफान आते हैं, आंधी आती है, जिसमें पेड़ पौधे गिर जाते हैं, खंभे टूट जाते हैं, वो 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा से, मतलब स्पीड से हवा चलती है, उसमें इतना बुरा हाल होता है। तो इसकी स्पीड तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे नुकसान नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर चलती है, 12,000 मीटर ऊंची, मतलब 12 किलोमीटर ऊंचाई पर चलती है, तो हमें इसका प्रभाव इतना पड़ता नहीं है भाई। दूसरा, गर्मियों में स्पीड इसकी थोड़ी सी कम होती है, सर्दियों में और भी बढ़ जाएगी भाई। सर्दियां जब होगी भाई, सर्दियों में इनकी गति ध्यान रखना बढ़कर हो जाती है 184 किलोमीटर प्रति घंटा, 184 किलोमीटर पर आवर। और गर्मियों में कहाँ चली जाती है ये? हिमालय के उत्तर में, चीन की साइड चलने लग जाती है। और सर्दियों में कहाँ आ जाती है? नीचे भारत की साइड आती है, उत्तर भारत में। इन्हीं हवाओं के सारे क्या होती है? फिर वर्षा होती है भाई। तो मानसून वाले चैप्टर के अंदर इतनी चीज़ें हैं ना। उम्मीद करता हूँ कि मैं समझ में आ गया होगा। बाकी चलो आप अगली क्लास में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई ना। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, खुश रहो, जय हिंद भाई सभी को।